cable stayed bridge has been constructed over Anij Khad in the project? Yes. The iconic 13-15 meter long Chenab Bridge is the world's highest railway arc bridge. ये तो आपको पता ही होगा, ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बना हुआ, रेलवे आर्क ब्रिज बना है 359 मीटर के ऊपर है ये। ठीक है जी, इसका ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज़, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हो चुके होंगे, आई थिंक वीडियो अपलोड हो गई है तो आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, फॉलोइंग द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हाट मेजर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस वर अडॉप्टेड विया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो आपको पता होगा द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो बहुत जिसको सिपाही म्यूटनी भी कहा गया था। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट जो है, अब इसके बाद ये जो एक्ट आया था इसको द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा था, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने अपना थोड़ा सा एक तरीके से बिहेवियर चेंज शो किया था कि हम बिहेवियर को चेंज करेंगे अपने, और अब हम इंडियंस की तरफ एक गुड गवर्नेंस को स्टेप इन करेंगे। एंड इनकी जो पॉलिसी थी कि हम कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को इन्होंने एक तरीके से अबैंडन करके अब एक सबको एक साथ लाना और गवर्नेंस की तरफ इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन, इंडियंस वर अलॉटेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज ट्रांसफर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पहले ही हो चुका है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है इस एक्ट का। द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड एंड पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, ये ठीक है, ये सही है। ठीक है, देखो क्या हुआ था ना, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उसके बाद सबको ये लगा था कि ब्रिटिशर्स को एक चीज़ ये लगी थी कि इंडियंस को अगर हमने इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अगर इनके अंडर ही रहे तो क्या होगा कि हमारे हाथ से ऐसा ना हो ही निकल जाए। तो एक चीज़ ये दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने एक चीज़ दिखाने की कोशिश की कि देखो अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो क्या है, बहुत एक तरीके से इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में बिलीव करते हैं। तो अब इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, और हम अच्छे से वो करेंगे, इंडिया को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये दिखाने के लिए एक उन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर आप कह सकते हो ये किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय लॉर्ड लिटन वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, लॉर्ड लिटन माना जाता है कि इनका माना जाता है कि बहुत सारे सीरीज़ ऑफ इन्होंने ऐसे क्या कहते हैं मेजर्स लिए थे या लॉज वगैरह आए थे इनके टाइम पे, और जो बहुत एंटी इंडियन टाइप के थे। ठीक है, तो उनमें से सबसे जो माना गया है, एक तो इनमें से अगर हम देखें तो इंडियन ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इनके टाइम पीरियड में किया गया था। ठीक है, ओके, बाकी इनके टाइम पीरियड में हुआ नहीं है इनमें से कुछ भी, तो इसलिए। नेक्स्ट, सेफ्टी वॉल थ्योरी propounded by leaders like Lala Lajpat Rai in the context of the formation of Indian National Congress suggests that, देखो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है ना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे 1885 में फॉर्मेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो ये A.O. ह्यूम ने ये थ्योरी दी थी सेफ्टी वॉल्व की। ठीक है, अब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, ये कहा गया है कि इनको लगता था कि इंडियंस के अंदर डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये भी कहा गया है कि कुछ लेटर्स वगैरह मिली थी जिसके बीच में पता चला था कि रिवोल्ट जैसी सिचुएशन बन सकती है और इंडियंस के मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड वगैरह बनी हुई है। तो एक तरीके से उस हेट्रेड को निकालने के लिए इसको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस को ऐसे डिपिक्ट किया था कि जैसे ये क्या है, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व होता है जैसे वो कुकर की सीटी, जब प्रेशर बन जाता है तो सीटी ऊपर करते हैं तो वो सीटी निकलती है, तो वैसे ही सेफ्टी वॉल्व का कंसेप्ट दिया गया था इसको। ठीक है, तो इसका जो है आंसर है ब्रिटिश यूज कांग्रेस डायरेक्टली रिक्रूट इंडियंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस इंडियंस को कभी भी रिक्रूट नहीं किया गया था कांग्रेस के थ्रू। ठीक है, कांग्रेस वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट स्मॉल इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये भी नहीं था, कांग्रेस को इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं बनाया गया है। एस्टैब्लिश एज ए प्लेटफॉर्म सिक्योर रिलीजियस इंटरेस्ट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वॉज फॉर्म टू प्रोवाइड अ पीसफुल आउटलेट फॉर पब्लिक डिसकंटेंट, देखो ये वही कुकर की सीटी बनाई गई है, क्यों, पब्लिक डिसकंटेंट जो है वो पीसफुली बाहर आ सके, तो ऑप्शन डी।
What was the primary political demands of the moderates during the early phase of Indian National Congress? क्या डिमांड थी इनकी मॉडरेट्स की अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पीरियड में? पूर्ण स्वराज नहीं, ठीक है। पूर्ण स्वराज तो इस टाइम पीरियड में इनको कुछ अर्ली मॉडरेट्स के टाइम पे तो कोई किसका कोई लेना देना दूर दूर तक इनके दिमाग में नहीं था, क्योंकि अर्ली मॉडरेट्स जो थे वो सोचते थे कि ब्रिटिश रूल जो है इट इज़ गुड फॉर इंडिया, एंड ब्रिटिशर्स को बस पता नहीं है कि इंडियंस को क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स को प्रॉपरली ये बता सकें कि इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको गवर्न कैसे किया जा सकता है अच्छे तरीके से, तो ब्रिटिश रूल जो है वो सही है, तो ये ब्रिटिश रूल को राइट मानते थे। टू अलो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स, ऐसा नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट अभी नहीं था। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये सही है, क्योंकि इनको लगता था कि इंडियंस को, देखो मैंने बताया ना आपको कि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को जब जैसे पता चलेगा कि इंडियंस को कैसे गवर्न किया जाए अच्छे तरीके से, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ब्रिटिश रूल इज़ गुड, तो ये यही चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड किया जाए ताकि इंडियंस को इसमें लाया जा सके, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो इंडियंस अपनी बात रख पाएंगे, तो दैट विल बी फाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी इनिशिएटिव्स और एसोसिएटेड क्या क्या इसके साथ है। देखो ये जो है ये ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के टाइम में जो इंडियंस के कुछ इनिशिएटिव्स थे, क्योंकि इसमें था कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, मतलब इंडियन ओरिजिन की चीज़ें उनको प्रमोट करना है और ब्रिटिश या फॉरेन ओरिजिन की चीज़ें जो भी हैं उनको बायकॉट करना है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत जैसे इंडियन फैक्ट्रीज़ हो गए, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इंडियन स्कूल्स हो गए, कंपनीज़ हो गई, इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसने क्या क्या उस टाइम पे बनाया था। जैसे बंगाल केमिकल फैक्ट्री, ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय ने, ठीक है। स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है ये बनाई गई थी चिदम्बरम पिल्लाई ने। फिर डॉन सोसाइटी जो है वो सतीश चंद्र मुखर्जी, इनको एस.सी. मुखर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में, ऐसे आपने एस.सी. मुखर्जी के नाम से इनको ज़्यादा जाना होगा, ठीक है। स्वदेश बंधप समिति अश्विन कुमार दत्त, बाद में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का फेस भी आता है इनका, ठीक है जी। ओके, तो ये आ गया करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आ गया 1 का 2, 1 का बी, 1 का बी ये आ गया ना, 1 का बी, सेकंड का ए, 1 का बी, सेकंड का है, इन्होंने भूल बनाया, और थर्ड का आ गया डी, थर्ड का डी, तो इसका ऑप्शन बी आ गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए, बाकी ये इजी है। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ये हुई थी अराउंड अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जब स्टार्ट हुई थी उस दिन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये 1923 जनवरी में हुआ है, ठीक है जी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है 1925 में, और चौचौरा इंसिडेंट जो है ये है 1922 में, ठीक है। ओके, तो अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाते हैं इसका, पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड, और फिर आ जाएगा थर्ड। 1, 4, सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज अ शिमला डेपुटेशन प्रोमिनेंट फॉर द राइज ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, ठीक है। देखो जो शिमला डेपुटेशन है ये इसमें हुआ क्या था, जब ये शिमला डेपुटेशन गई थी तो उसमें क्या हो गया कि मुस्लिम लीग को एक तरीके से कह सकते हो मतलब फर्स्ट टाइम एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिली थी इनकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लीग प्रॉपर अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना पाई, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑप्शन डी, रिसीव, इनको एक पॉजिटिव एश्योरेंस मिली थी, ठीक है सर। ओके, क्योंकि इसके बाद 1909 में जो लॉ आया था, मौर्य मिंटो रिफॉर्म जो आया था, उसमें क्या हो गया था, उसमें इन्होंने इनको मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ठीक है।
देखो जब 1905 में हम बोलते हैं ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो उस टाइम पीरियड में ये भी चीज़ बोली गई थी कि जब बंगाल का ईस्ट और वेस्ट बंगाल ये दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ, तो उस टाइम पीरियड में जो आपसी क्या कह सकते हो आप, यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी हिंदू मुस्लिम्स की। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करते हुए मुस्लिम्स को इस तरीके से बोला कि आप अपने आप को ऐसे देखो कि ये जो हम आपका ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न बंगाल जो है, इसको आप अपनी कैपिटल बनाओ, मतलब एक मुस्लिम एस्टैब्लिश्ड एरिया बनाओ और यहाँ पे ढाका को अपनी कैपिटल बना के ओल्ड डेज ऑफ मुस्लिम रूल यहाँ पे लेकर आओ, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा रेदर देन आप हिंदू रूल्ड एरियाज़ में रह रहे हो। तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ की और वहीं पे इनको पॉजिटिव एश्योरेंस दी गई थी कि हम आपको इलेक्शंस में सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, सो दैट आपको क्या होगा कि आपकी अपनी वॉइस मिलेगी, रेदर देन आप थ्रू कांग्रेस जाओ या किसी थर्ड पार्टी से जाओ, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, तो आप अपने मुस्लिम्स को अपने साथ अलग से लेकर चल सकते हो। ठीक है। हु वर द टू प्राइमरी ब्रदर्स हु फाउंड द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919? तो ये मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे। ठीक है। खिलाफत कमेटी आपका 1919 में आपको पता होगा कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की गई थी 1919 में। अब देखो खिलाफत मूवमेंट जो थी ये थी बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई उसके बाद खलीफा की जो लैंड है वो ले ली गई थी और उनको डिथ्रोन कर दिया गया था। तो उनको बोला गया था, ये जो मूवमेंट थी इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बोला था कि आप उनको खलीफा को उनकी जगह दी जाए और एक प्रॉपर प्लेस वगैरह बनाई जाए, है ना। तो इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया था अंडर गांधी जी। ठीक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय नाना पाटिल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे आपको पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या हो गया था, एक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सामने आया था। पैरेलल गवर्नमेंट क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए रीजनल एरियाज़ में एक जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज़ में। तो ये इसमें जो है नाना पाटिल के अंडर जो थी दैट इज़ इन सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सारी बनाई गई थी बट इनके अंडर जो थी वो दैट वाज इन सतारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट was given the British royal asset thereby giving legal effect to Mountbatten Plan? अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इसको कब रॉयल एसेट मिला था? ये मिला था जुलाई 18 1947 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ये बताने हैं। ये आपका पॉलिटी से टॉपिक आया है, ये बताना है कौन सा प्रिंसिपल किसके साथ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आता है अंडर आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी ये आता है आर्टिकल 44। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये आता है आर्टिकल 50 और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आता है आर्टिकल 51। तो ये आ जाएगा 1 का बी 2 का ए, 1 का बी 2 का ए और 3 का आ गया डी, 3D और सी का 4, ये आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 2A थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग 21A होगा ये आर्टिकल 21A थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स? तो ये है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। These duties were part of the original constitution adopted in 1950। ऐसा नहीं है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आई थी। ठीक है, इनको स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। कैन ऑलवेज बी एनफोर्स थ्रू जुरिसडिक्शन, नहीं, दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल। ठीक है, ड्यूटीज आर नॉन एनफोर्सिएबल। प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो टिक है ये ऑलरेडी कहीं से एग्जामिनेशन पेपर हमने अरेंज किया है, वहाँ से किसी स्टूडेंट की है,
ठीक है, प्लीज़ आप ये ब्लू कलर की टिक को लेकर चलें, ठीक है, इसी को कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पहले तो ये समझो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे लोग डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट भी कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी में मतलब इलेक्शन भी छोड़ो, तो अगर बिल्कुल इजी में हम बोलें तो जहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन ले सकते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट हो गई जहाँ वो किसी के थ्रू पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल देमसेल्व्स वोट ऑन एवरी लेजिस्लेशन। देखो इनडायरेक्ट में नहीं करेंगे ना, हमने अभी देखा डायरेक्ट में डायरेक्ट वोट करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। रिकॉल इनिशिएटिव प्लेबिसाइट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये सही है। ओके, प्लेबिसाइड हो गया वोटिंग कराना, रिकॉल हो गया कि अगर आपको लग रहा है जो आपने पर्सन रिप्रेजेंटेटिव या जो भी बंदा हेड कर रहा है अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको वापस भी बुला सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में हमने देखा है, ये इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ होता है। ग्राम सभाज एंड विलेज आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी सही है। ग्राम सभा में आपने देखा होगा डायरेक्टली वो वोट करते हैं, डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ग्राम सभा का जो भी डिसीजन होता है वो मिलकर होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स टू मेक लॉ। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो हमने देखा ना, इनडायरेक्टली किसी को आप रिप्रेजेंटेटिव को लाते हो जो क्या करता है आगे आपके डिसीजन बनाता है, तो इसका आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली मैच कौन से हैं? प्रोविजन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, इसके साथ किसका और के सोर्सेज कहाँ से हैं, ठीक है, ये प्रोविजन और इनके सोर्सेज देखने हैं हमने। ओके, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है वो प्रेसिडेंट इस ये एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट है उसके अंडर होता है, इसके अंडर आरपी एक्ट के अंदर नहीं होता है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये आरपी एक्ट 951 के अंदर है। लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ये 61 के अंदर ही है, ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, आंसर सी। Who has the final authority to issue symbols to political parties, solve disputes between the factions of the party claiming the same symbol, ठीक है। पॉलिटिकल देखो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी होंगे ना मोस्टली चीज़ें जो हैं, ठीक है, 90% आप लगा लो 99% चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही होती हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये करेक्ट है। देखो जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो उसमें जो है इलेक्टेड पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं, ठीक है। पर जब उनका इम्पीचमेंट होती है तो सिर्फ ये राज्यसभा लोकसभा के नॉमिनेटेड हो और इलेक्टेड दोनों पर्सन होते हैं, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करती पार्टिसिपेट, ठीक है। ओके, elected members of the state legislative council also vote in election of the president if the state has a bicameral legislature, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर जो हैं स्टेट वो भी वोट करते हैं, अगर नहीं काउंसिल के नहीं करते ना, देखो हमने बोला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के करते हैं, काउंसिल के नहीं करते, तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज कंडक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, ये करेक्ट है, सीक्रेट बैलेट से ही होती है। द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए's वोट इज सेम अक्रॉस ऑल स्टेट्स टू इंश्योर प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, ऐसा नहीं है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज जो होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सेम होती है, जो एमएलए's की है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ये रहा डी पार्ट, ठीक है।
Okay, next question. Identify the correct statement about the language in Schedule 8 of the Indian Constitution. देखो हमारे टोटल कितने 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अब 8 शेड्यूल जो है वो डील करता है, ये डील करता है लैंग्वेजेस के साथ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हमारी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट राजस्थानी उसमें से नहीं है, ठीक है। सेकंड आ गया लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली वेडेड शेड्यूल बाय 71st। ये 71st में नहीं, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड की गई हैं, ठीक है। 91st से नहीं आई हैं, और सॉरी 71st से, और 71st के अंडर एक्चुअली मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये ऐड की गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये दोनों ही गलत हैं, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिजिग्नेट हिंदी इन देवनागरी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 350B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है, ठीक है। 343 क्या बोलता है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी गई है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड सेकेंड कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या ऑप्शन है, ऑल यूएन मेंबर्स आर पार्ट ऑफ जनरल असेंबली, सही है। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर ही मेंबरशिप मिलती है, ये भी सही है। मेंबर्स हैव द वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनल टू देयर फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जैसा कुछ नहीं है, ये इसमें 1 स्टेट 1 वोट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर सिस्टम है करेक्ट। प्लैनेट वीनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, येस करेक्ट है, सुबह सुबह दिखता है ये स्टार। ओके, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो एक रॉकी डेब्रिस है जो लाई करती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी करेक्ट है। क्यूपर बेल्ट जो है वो आइसी बॉडीज़ है, लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स सैटर्न यूरेनस, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली जो नेपट्यून है उसके ऑर्बिट के भी बाहर लाई करती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिप सेलिंग फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन वेडनेसडे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, इसको देखो पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा, जब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं हम, ठीक है, अर्थ में ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो क्या होता है, 1 डे गेन होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे, सेल कर रही है वेडनेसडे को कर रही है तो एक दिन गेन होगा, दैट मीन्स डेट चेंज हो जाएगी, किससे, थर्सडे हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, ऑन December 22 विंटर सॉलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या इसमें क्या करेक्ट है, इसमें होगा सन नेवर सेट्स इन द एंटार्क्टिक सर्कल, ओके। विंटर सॉलिस्टिस में एंटार्क्टिक में सेट नहीं करता है। नेक्स्ट, एज वन असेंड फ्रॉम जम्मू प्लेन्स टू द हिमालयाज व्हाट वुड बी द करेक्ट इकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स। देखो अब आपको ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट टाइप में सबसे पहले क्या होगा, जम्मू से अगर हम हिमालयाज की तरफ जाते हैं प्लेन से, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले एक तो हम आ जाए लोअर लेवल से, अगर हम स्टार्ट करते हैं प्लेन से जाते हैं तो इनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास ट्रॉपिकल, है ना, सबसे पहले ट्रॉपिकल थॉर्न्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा ट्रॉपिकल्स के बाद हमारे पास हो जाएंगे सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आए, सब ट्रॉपिकल के बाद फिर हमारे पास आ जाएंगे हिमालयन टाइप, हिमालयन के बाद हमारे पास आएंगे एल्पाइन टाइप, है ना, पहले आ जाएगा ट्रॉपिकल, फिर आ जाएगा सब ट्रॉपिकल, फिर आ जाएगा हिमालयन, फिर आ जाएगा एल्पाइन, ओके। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हिमालयन और ये ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 एग्जाम्प्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किस एग्जाम्प्ट किया इसने, ठीक है, किस चीज़ को, फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देखो कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट होगा तो भी एग्जाम्प्ट करता है, ठीक है, प्रायर अप्रूवल, जब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग
एनी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 10 हेक्टर्स, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड भी सही है। पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 हेक्टर्स इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, तो ये भी सही है। ओके, ऑल दो, ठीक है। जब देखो कौन कौन से एरिया को एग्जाम्प्ट किया गया है कि आपको प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। देखो अगर तो इंडिया की नेशनल इंपॉर्टेंस के, एक पहले तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कोई प्रोजेक्ट, या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से रिलेटेड है, तो ये बहुत मतलब हाई कंसर्न्स की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे वो हैं, ठीक है। हीरापुरा सेंचुरी जो है वो है हमारी शोपियाँ में, ठीक है। राजपारिया जो सेंचुरी है ये हमारी, ये पड़ती है अनंतनाग में, ये ठीक है लगाया उन्होंने। और त्रिकुटा सेंचुरी जो है ये पड़ती है रियासी में। तो हमारा आ जाएगा 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी 2 का सी, तो सी पार्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको बताने हैं डैम और कौन सा करेक्टली मैच्ड है रिवर, ठीक है। ओके, देखो उरी झेलम पे, ठीक है। सलाल डैम जो है वो चनाब के ऊपर है। पक्कल दुल जो है मरसुदार के ऊपर है। दुलहस्ती जो है वो चनाब के ऊपर है, ठीक है जी, रावी के ऊपर नहीं है। तो इसका आ गया 1 2 3 सही है। ओके, क्वेश्चन 108, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इन सितु रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फार्म पॉन्ड्स, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो इन सितु होता है ऑन साइट जहाँ पे हो रहा है उसी वहाँ पे, ठीक है। फार्म पॉन्ड्स तो नहीं है क्योंकि ये एक्सी2 है, रूफटॉप भी एक्सी2 आ गया, और ये आ गया इसका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स फॉर स्टोरेज वाटर, ये आ जाता है सॉइल प्रोफाइल थ्रू मल्चिंग या काउंटर बंडिंग, तो ये हो जाता है इन सिटू। बाकी जो हैं ये सारे एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टनल्स JNK में जो है, तो फर्स्ट आ गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो 9 किलोमीटर है। ऑल वेदर रोड है, कनेक्ट कर रही है उधमपुर को थोड़ी, ये तो कनेक्ट करती है चेन्नई को नाशरी से, चेन्नई नाशरी टनल जो हम बोलते हैं उसी का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। टनल T50 इंजीनियरिंग फीट कनेक्टिंग खारी एंड सुम्बेर इन जम्मू रीजन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल्स कंस्ट्रक्टेड अंडर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट, तो ये सही है। तो इसका बताना है हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया रिकोगनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। माउंटेन रेलवेज किसको रिकोगनाइज करती है, कालका शिमला, दार्जिलिंग वाला और नीलगिरी, तीनों को रिकोगनाइज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। देखो इसमें से क्या है, ए और बी कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम इसको स्किप ही करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, which of the following statement is true regarding application of information technology, तो इसमें आ गया इसमें से क्या है, एक तो इसका ऑप्शन सी, टेलीमेडिसिन जो है लोकली डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। ओके, फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर जो होता है वो स्टोर करता है परमानेंटली रोम में टू इनिशियलाइज करने के लिए हार्डवेयर को, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं सिस्टम का मेंटेनेंस टास्क जैसे डिस्क क्लीनअप वगैरह, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो कम्युनिकेशन कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में। और कंपाइलर क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। ओके, तो इसका बनता है ऑप्शन ए, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें अगर आपको खाली फोर्थ पार्ट ही पता होता ना कंपाइलर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका निकल जाता आंसर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज यूजिंग कंप्यूटर विद 8 GB रैम, ही ओपन्स ब्राउजर, video editing tool, music or code editor. After some time the system becomes slow but it does not crash. The hard disk activity light keeps blinking continuously even though he is not saving or opening files. What are the following most accurate explanation? ठीक है, कह रहा है उसने इतना कुछ 8 GB रैम थी और उसने सब कुछ ही खोल दिया, और कुछ देर के बाद क्या हो रहा है,
कि सिस्टम स्लो हो गया है पर क्रैश नहीं हो रहा और लाइट ब्लिंक हो रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ है क्योंकि प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं ना, स्लो हुआ है, इसे क्रैश नहीं किया है। CPU कैशे मेमोरी इज़ फुल, सो सिस्टम इज़ वेटिंग फॉर टू फ्री ऑफ स्पेस। ठीक है, देखो कैशे मेमोरी के लिए वो फ्री होने के लिए भी वेट नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजिंग वर्चुअल मेमोरी और स्वैपिंग डाटा बिटवीन रैम एंड डिस्क, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वो वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्चेज अ सिस्टम वेयर सिटीजन अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो रही हैं, SMS ईमेल हो रहे हैं सेंड, ऑफिशियल अप्रूव कर रहे हैं रिक्वेस्ट को डिजिटली, डाटा स्टोर हो रहा है सेंट्रली अक्रॉस डिजिटल। ठीक है, ये सब चीज़ें एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सिस्टम, उसमें ये सब हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेस्ट एक्सप्लेन क्या करती है रियल कॉन्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इट ओनली रिप्लेसेस पेपर बेस्ड सिस्टम, या रिड्यूस कर रहा है मैन पावर, इंटीग्रेट कर रहा है कम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मेनली प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस टू स्टूडेंट। नहीं, ये कर रहा है इंटीग्रेट कर रहा है ना, ये देखो क्यों, क्योंकि ऑफिशियल अप्रूव भी कर रहे हैं, ईमेल भी जा रही है, ठीक है, अप्लाई भी हो रहा है, तो इंटीग्रेट किया है ना, कम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सब ऑटोमेशन कर दिया है इन्होंने आरटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट अपलोड करता है PDF फाइल टू एन ऑनलाइन PDF टू JPG कन्वर्टर के ऊपर, उसके बाद वो डाउनलोड करता है, बट लेटर करता है कि नोटिस करता है वो जब उसने कन्वर्ट किया PDF को JPG में, जब वो डाउनलोड करने लगता है तो उसको ये चीज़ दिखाई देती है कि इमेज जो है वो थोड़ी ब्लर है और फाइल का साइज़ जो ज़्यादा है एंड टेक्स्ट जो है वो कॉपी नहीं हो पा रहा। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या हो रहा है, एक PDF कन्वर्टेड वॉज कन्वर्टेड इनटू रास्टर इमेजेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग KMG फाइल्स एंड जियो टैग्ड फोटोज़, इनके क्या है। ठीक है, stores only file images with location names, geotagging embeds latitude longitude inside the meta image metadata, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जियो टैग इमेजेस जो है एम्बेड करते लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इनसाइड इमेज के मेटाडाटा के अंदर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर वायरसेस एंड मॉडर्न एंटीवायरस सिस्टम, क्या सही है इसका। देखो, सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस डिटेक्ट करता है ओनली प्रीवियसली आइडेंटिफाइड मालवेयर पैटर्न्स को, ऑप्शन बी। Which of the following is incorrect regarding the use of modern computer applications in field operations of a forest department, क्या करेक्ट इनकरेक्ट क्या है इसमें, इनकरेक्ट है, देखो क्वेश्चन में इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है इसमें, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट आ जाएगा फॉरेस्ट एप्स रिप्लेस द नीड फॉर फिजिकल फील्ड इंस्पेक्शन कम्प्लीटली। ठीक है ना, ऐप्स जो हैं वो फिजिकल आपको अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। In an e-office system, confidential file is sent digitally from section officer to high authority. Section से high authority को दी गई है फाइल, डिपार्टमेंट चाहता है कि only the interior officer can read the file during transmission. Following ensure confidentiality. अब कैसे होगा, अब देखो ये एक सेक्शन, एक इंसान ने दूसरे इंसान को फाइल सेंड की, ठीक है, बट वो चाहता है कि बीच में सिर्फ जिसको सेंड किया वही पढ़े, बाकी कोई ना पढ़े, तो ये कैसे होगा, ये इंक्रिप्शन से होगा, तो इंक्रिप्टिंग द फाइल यूजिंग रिसिपिएंट्स पब्लिक की, तो पब्लिक की लगा के उसको इंक्रिप्ट कर दो, कोई और पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो ये हमने सारे GS के प्लस साइंस के एंड कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। बाकी इंग्लिश की, मैथ की एंड रीजनिंग की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट भी मेंशन है हमारा पेज, और आप कॉन्टैक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी बात क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।